पता चला विद्यार्थी सब चल दिया क्रांति करने। अब बाबूजी यहां से निकल गए तो उधर देखिए कि वहां वाला मंदिर में कथा हो रहा था, थोड़ा भंडारा वहां भी खा लें और फिर इधर भी चल जाएं। तो देखो भाई, अभी आपके क्रांति की उम्र नहीं है, अभी आपके पढ़ने की उम्र है। इसलिए ये वाला भाषण आपके लिए नहीं है, ये वाला भाषण उनके लिए है जो पढ़ लिख करके सक्षम हैं और यहां बैठे हैं और अपनी आंखों से अंधविश्वास और पाखंड का बाजार बढ़ते हुए देख रहे हैं। उनको अभी उनके हिस्से की लड़ाई लड़ने दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर सारी पढ़ाई पूरी कर लिए तब अंबेडकर बने थे, इसलिए स्कूल छोड़ना नहीं है। अभी पूरा पढ़ाई करेंगे, करियर बनाएंगे, उसके बाद बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। इसलिए आप अपना केवल और केवल काम अभी पढ़ाई पर करिएगा। लेकिन कार्यक्रम में आए हैं तो बाबूजी से पूछिएगा घर जाके सवाल कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोलना होता तो जय भीम जोर से बोल लेते हैं, आज क्या कर रहे हैं आप? सवाल ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़के जा चुके भाई, और वो ऐसी लड़ाई लड़े जिसकी वजह से हम और आप यहां खड़े। शहीद हो गए, शहीद जिनको कुर्बान होना था। लेकिन अगर वो कहीं होंगे, आत्मा को कोई माने कोई न माने, हमारे यहां एक शायर लिखता है कि आत्मा मरती नहीं, रूप बदल लेती है, धड़कन जा छिपती है इस सीने के उस सीने में। हमारे यहां बुद्धिज्म में कहा जाता है ना आत्मा है न ईश्वर है, जो है सब यही है। इसलिए सबसे पहली रोशनी अगर कोई है तो इस दुनिया को तर्कशील, प्रज्ञा, करुणा का पाठ पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध की रोशनी है, जिन्होंने तर्क और करुणा से इस देश को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। लेकिन अगर कोई आत्मा होगी भी तो सोचो, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि इनके लिए मैंने कुर्बानी दे दी और फांसी का तख्ता चूम लिया, जो आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और पाखंड की कथा सुनने जाते हैं। यह सवाल आज का सवाल है। यहां घंटों बाबा साहब पर भाषण देने की जरूरत नहीं है कि बचपन में क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, किताब पढ़ लेना उसके लिए बाबा साहब की जीवनी। सवाल यह है कि बाबा साहब ने किसके लिए कहा था कि जो कारवां यहां तक लाया हूं उसे आगे ले जाना, आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, इसे पीछे मत जाने देना। बताओ, बाबा साहब का कारवां आज की तारीख में पीछे नहीं ले जाया जा रहा है, मीलों पीछे ले जाया जा रहा है भाई। इसलिए आज मैं आपको कुछ संकेत करके जा रहा हूं कि कैसे वो नुकसान और कैसे यहां पर आपके ऊपर हमला और आपके सपनों का भारत जो अंबेडकर, फूले, पेरियार का था, उसे छीना जा रहा है। बात शिक्षा की है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सुबह 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की और एक विद्यालय की। तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस घंटी की तरफ जाते हो। अगर इस देश में जितनी भीड़ कथा, भागवत, पाखंड सुनने जाती है, आजकल नया नया सब बाबा आ गया है मार्केट में, देख रहे हैं, ऐसा बाबा सब है, ऐसा पाखंड बताता है। एगो बाबा है, पर्ची बनाता था ऐसे लेकर के, समझना आप लोग। हम लोग हंस भले रहे हैं लेकिन चक्कर में हमारे लोग भी खूब हैं उसमें। अभी कहिए तो हाथ उठवा के दिखाया जाए कितना लोग कलावा बांधे हैं, इसलिए पोल खुल जाएगी भैया। इसलिए यहां भाषण सुन के आज जोर से जय भीम बोलना कौन देख रहा है? यहां से निकल के फिर उधर वो भी देवता खुश, वो भी देवता खुश, काहे नाराज किसी करे? जब क्रांति होगी तब देखा जाएगा। आजकल तो ये हो रहा है ना। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक बात मेरी बहुत बहुत गौर से समझिएगा, मेरा निवेदन है। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, मैं कई बार ऐसे मंचों पर जाता हूं तो विनम्रता से एक बात कबूल करता हूं। इसी मंच को देख लीजिए और अपने को देख लीजिए। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतनी उम्र संघर्षों में दे देने वाले लोग हमारे सामने बैठे होते हैं। इसलिए हम इनके सामने न कोई विद्वान है न कोई बड़े हैं, हम वही धूल हैं जो अंबेडकर, फूले, पेरियार की विरासत से उड़ते हुए चले आ रहे हैं और हमसे पहले से लड़ाई चली आ रही। वो एक गाना सुना है कि नहीं? कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए ये नहीं है कोई लड़ाई कि हमने लड़ाई शुरू की है, लड़ाई हमसे हजारों साल पहले से चली आ रही है और हजारों साल बाद तक चली जाएगी। इसलिए यह कार्यक्रम इस विचारधारा की लड़ाई को आगे ले जाने का है। इस कार्यक्रम की मकसद क्या है? एगो आदमी आया और गया, कहा कि मैं, अब छोड़ दीजिए, इधर उधर की बात करूंगा तो पता चला आयोजकों पे मुकदमा हो जाएगा 2 ठो।
आजकल मुकदमा बड़ा आसानी से होता है। तो मैं रेफरेंस लेता हूं महात्मा ज्योतिबा फूले का, तो बात भी चली जाएगी। अब मुकदमा करना होगा तो फूले पे करना, हम पे कैसे करोगे? जिसकी मूर्ति पर माला तो तुम भी पहनाते हो जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है। तो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और आज ही वहां महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले की मूर्ति का अनावरण किया गया। और वहां अनावरण जब हुआ तो मैं सोच रहा था कि उसमें जिन लोगों की सरकार है, गुलामगिरी का पाठ करने लगो, वही लोग मुकदमा लगा के अगर तुमको कह दे कि भावना आहत ना हो गई तो कहना, क्योंकि उसी गुलामगिरी में लिखा है, एक लाइन पढ़ दें कि कोई मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा था। अच्छा, दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होता है, एक देश भारत है जिसमें कोई मुख से, कोई भुजाओं से, कोई पैर से। इट्स हैपन ओनली इन। इसलिए भैया इसका पोल किसने खोला? गुलामगिरी। रेफरेंस बता रहा हूं, अपने से मत लिखिएगा, मैं नौजवानों को भी कह रहा हूं, फेसबुक पर, ट्विटर पर कोई ऐसी बात मत लिखना जब, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाए। मुकदमा हो जाएगा तो कोई संगठन और कोई आदमी तुमको बचाने नहीं आएगा, याद रखना मेरी बात को। क्योंकि आज कल लड़ाई लड़ने वाले लोगों में सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो, अशफाकुल्ला खां पैदा हो, लेकिन हमारा घर छोड़ के पड़ोसी घर में हो। ये बताइए ईमानदारी से सही है कि गलत है? आपका बेटा, आपका बेटी अगर पढ़ने के लिए एक सवाल पूछने के लिए चला जाए तो आप कहोगे आंदोलन से दूर रहो, तुमको पढ़ाई करने, नौकरी के लिए। यहां आके कहेंगे अम्बेडकर बनो, अम्बेडकर के विचार को जानो। अम्बेडकर बनने का मतलब यह है कि 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, परिवार बर्बाद हो गया, तब कोई जाकर कोई अम्बेडकर बना। जिससे किसी ने पूछा कि आप अपना परिवार नहीं बचा पाए, उन्होंने कहा ये करोड़ों लोग मेरा परिवार हैं, उस परिवार की छाती बचाकर डॉक्टर अम्बेडकर चले गए। और हम सारे लोग क्रांति कर रहे हैं। मैं भी अपने को शामिल करके कह रहा हूं, बाहर नहीं हूं मैं भी बहुत दिन तक अपनी नौकरी किया, लेकिन जब बात आई कि नौकरी चुनोगे कि अपना जमीर और खुददारी चुनोगे, तब मैंने कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए यहां पर किताब, किसी ने, बहुत सारे लोगों का फोन आने लगा कि आपकी लिखी हुई किताब बड़ी लोकप्रिय हुई है, प्रोफेसर की डायरी। मैंने कहा विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, आयोजकों से पूछा, उन्होंने कहा किताब भिजवाइए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी किताब है खरीद के पढ़ना, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज की तारीख में शिक्षा बर्बाद हो रही है। स्कूलों में मास्टर नहीं है। अगर आप सरकारी स्कूल चले जाओ, अपने सरकारी स्कूल में इमारत ढंग की नहीं है, घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बांचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साचे। ये पीड़ा लिखी है हिंदी के कवि ने। सरकारी स्कूल में चले जाओ आप और देखो वहां पर शिक्षा का क्या माहौल है। बताइए, आपको नहीं पता कि शिक्षा कैसी है यहां पर? आज कलम और किताब खतरे में है, और कलम और किताब का आलम यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, और आप कहते हो कि 85% है। हम कहां 85%? 85% किस जगह पे है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 85% आप हैं SC ST OBC, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, लड़के लड़ते रह गए, लाठी से लाठी मार खाते रह गए। कांवड़ लेने जाओगे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा, नौकरी मांगने जाओगे लाठी बरसाई जाएगी। फर्क आप सामने देख लो यहां पर। और आज भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण जब नहीं मिला है तो उस आरक्षण के नहीं मिलने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ओबीसी का। ओबीसी का आबादी कितने? 52%। आरक्षण मंडल कमीशन में कितना मिला? 27%। मंडल कमीशन क्या कहता है? 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और आबादी 52% कब की है? 1931 के जनगणना की है। 1931 के बाद जनगणना ही नहीं हुई। आधी आबादी इस देश की किसकी? ओबीसी।
अहिर, गडरिया, कुर्मी, पासी, तमाम जातियां, पासी तो खैर अब शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, 3743 जातियां हैं। आज तक जाति जनगणना नहीं करा पाए। सच बताओ, करा पाए क्या? नहीं। आंदोलन कोई चल रहा है इस देश में कि जाति जनगणना होनी चाहिए? आबादी है आपकी कितनी? 52%, 31 के मुताबिक। बाबा साहब अंबेडकर क्यों ओबीसी के लिए भी नायक हैं, इस बात को यहां से जानिएगा। संविधान बनने के समय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी पता थी। 1931 के जनगणना में ओबीसी की भी पता थी, लेकिन ओबीसी की जातियां आइडेंटिफाई उस तरह नहीं थी, क्योंकि तब लोगों को पता ही नहीं था। ओबीसी लोगों को तो लगता है ना कि हम शूद्र थोड़े हैं, हम तो भाई छत्री हैं, क्या हैं, ये हैं, वो हैं, कहते हैं ना। आजकल आप लोग भी आजकल जानते होंगे, बहुत सारे यादव जी लोग, अरे हम तो किस्सा सुनाते हैं भाई। जब बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, तो दिल्ली से नारा चलाते थे लोग कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। ये बताओ, सोच के बताओ, ये नारा और ये गाली किसी मुसलमान ने दी थी क्या? रोज आपको समझाया जा रहा है, रे हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है, तो ये गाली किसी मुसलमान ने बनाई? किसी अंग्रेज ने बनाई? इसका मतलब कोई अपना था जो हमारे ऊपर गाली दे रहा था। अहिर, गणेरिया, कुर्मी, चोर, अधर सारे का टंगरी तोड़। कौन बनाया ये गाली? अहिर का पहला नाम है। अब बाकी कहावत अगर चले जाए, पुराने लोग बैठे हुए हैं, अब गांव में जरा पूछ लेना, हर जाति को अपमान देने वाली गाली इस देश में है कि नहीं है? हर जाति को। किसकी घुटने पे बुद्धि होती है, किसकी होती ही नहीं। किसका चेहरा देख लो तो जतरा बिगड़ जाता है। बताओ आज गांव में खत्म हो गया कि है? सच सच बताना, गांव में है कि नहीं है? गांव में जाति खत्म हो गई? तो जब इतना जाति में बटे रहेंगे तो फिर इतना लोगों का 85%, 90% कहो, कहां है आप 90% भाई? और कौन गाली दिया था आपकी जाति के नाम पर? भूल गए? और आज आपको धर्म के नाम पर लड़ाने वाले तैयार हैं। अभी एक व्हाट्सएप मैसेज चले, दंगा कराना आज की तारीख में आसान हो गया है भाई। गलत कर रहा हूं तो बताओ, बहुत आसान हो गया। 2 मैसेज झूठा भेज दो, आपके घर के बच्चे निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मोबाइल पर रील्स देखने में वो भी यही देख रहे हैं, हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। अरे आपकी झोपड़ी के भाग तब खुले जब बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लागू हुआ था, उसके पहले आपकी झोपड़ी के भाग नहीं खुले थे। और जब तक कलम और किताब नहीं हाथ में लोगे, उस आखिरी झोपड़ी का भाग नहीं खुलेगा। अगर वो खुलेगा तो शिक्षा से खुलेगा, कलम और किताब से खुलेगा। इसकी कहानी सुनने के लिए प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, और यह बताना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं बाबा साहब की जीवनी यहां नहीं बताने आया हूं कि बाबा साहब ने यह किया। अरे किया उन्होंने, हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में नहीं बता पाए। और बाबा साहब जो लड़ाई आरक्षण बचाने की, इतनी मुश्किल से यह लड़ाई देकर गए कि आरक्षण ले लो। इस्तीफा दिया बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट से। 3 कारण बताए, जिसमें से पहला हिंदू कोड बिल और दूसरा था ओबीसी को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए कमीशन गठित करना था। वो कमीशन सरकार नहीं गठित कर रही थी। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। आजकल सब पूरा समाज बेच करके मंत्री बनने चले जाते हैं। कोई स्टूल मंत्री बन रहा है तो कोई टूल मंत्री बन जाता है। अच्छा बताइए, इतना बड़ा घोटाला हुआ, कोई बोला? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। एक को मंत्री इस्तीफा दिया, अब वोट मांगने के आएगा तो कहेगा हम तुम्हारी जाति कहां है, हमको वोट दे दो। पूछना, जाति अगर बची है और जाति बचाओ तो अपनी रोटी और बेटी के समय जाति बचाओ, वोट डालने के समय जाति मत देखना, वरना आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी अगर वोट का सौदा आप जाति के नाम पर करते रहो। सीधे से बात कह के जा रहा हूं। कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी को दिखाकर जंगल की लकड़ियों को समझाया जाता था कि कुल्हाड़ी का साथ दे दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी तो तुम्हारे बीच की है। जंगल की लकड़ियां लकड़ी देख करके उसका कुल्हाड़ी का साथ देने लगी और पूरा जंगल साफ हो गया। आपकी जाति बड़ी नहीं होती है, विचारधारा बड़ी होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न पिछड़े थे, न दलित थे, न अल्पसंख्यक थे।
लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद का नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक न्याय आंदोलन के हमारे नायक हैं। उस समाजवादी नारे को आगे बढ़ाया समाजवादियों ने कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। नई पीढ़ी को सच सच अपने अपने घर जाके पूछेगा, एक को इतिहास याद है? हम बच्चों को तो आईएएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और यहां आके कहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा। मेरे भी परिवार में यह दिक्कत है भाई, लेकिन कहां से फिर शुरुआत होगी? कोई तो जिम्मा ले, कोई तो आगे आए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये जो ओबीसी को कमीशन नहीं बना, इसके नाम पर इस्तीफा हम देंगे। कमीशन बना, काका कालेलकर कमीशन बना, उसके में कोई जाति के नाम पर आपको अधिकार नहीं मिल पाया, मंडल कमीशन बना। ओबीसी समाज के लोगों, इतिहास याद रखना, कहें कि सबसे ज्यादा खतरा आपके साथ है। ओबीसी के सबसे बड़े लोग आज की तारीख में जातियों में बटे हैं। जातियों की संख्या कितनी? 3743। 3743 जातियों को ओबीसी की यूनिटी में बांधा गया। तो बाद में कुछ लोग आए, कहे ओबीसी का सारा मलाई तो 2-3 जातियों ने खा लिया है। बताओ सही मुद्दा है कि गलत है? यह झूठ इस देश में बोला गया कि नहीं कि ओबीसी का सारा मुद्दा 2-3 जातियों ने खा लिया है, और अब इन जातियों को बांट दो, और बांटने के बाद जो बचेगा उसको आगे बढ़ाने की लड़ाई अब उनको बांट के लड़ी जाएगी। और हम आप बट गए, यादव खा गए सारी मलाई। सच सच बताओ, कहते हैं कि नहीं गौवा में सब? यादव जी लोगों की यह हाल है कि यहां से चंद किलोमीटर दूर है फर्रुखाबाद है। अब पूरा पूरा बस्ती पर बुलडोजर चल गया, कोई रोकने वाला? मारे सब जाएंगे। अगर कोई चोरी करेगा, लूटेगा, और उसमें 4 लोग हैं, अगर एक की नाम मंगेश यादव है तो गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और दूसरा कोई और जाति का है तो उसको सरेंडर कराया जाएगा। बताइए ये उसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये कड़वी बात आज कहने की जरूरत है कि नहीं? तो आज अंबेडकर आएंगे यह वाली लड़ाई लड़ने। शिक्षा बिक रही है, पूरे देश को अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। शिक्षा में कलम और किताब महंगी की जा रही है, तो अंबेडकर आएंगे ये वाली लड़ाई लड़ने? बताओ ना भाई, आप सोचो, सोना खरीदने जाओगे 4% जीएसटी, गाड़ी खरीदने बीएमडब्ल्यू के जाओगे 8% जीएसटी, कलम किताब खरीदने जाओगे तो 18% जीएसटी देना पड़ता है। जिस देश का राजा अनपढ़ होता है वो कलम और किताब पर भी टैक्स लगा देता है। और मैं राजा कह रहा हूं, इसलिए इस बात का संबंध किसी भी आदमी से नहीं है। ये कभी एक जमाने की बात है। आज हमारे सामने खतरा है कि शिक्षा बिक गई। पूछो इन बच्चों से जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें पढ़ाई का माहौल अच्छा है कि प्राइवेट स्कूल में है? सोच के बताओ आप। प्राइवेट स्कूल में है? गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? और जाके देखिए आज सरकारी स्कूल में किसके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीब के, कमजोर के, दलित के, पिछड़े के, आदिवासी के, मजदूर के, किसान के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में। केवल मिड डे मील, और वो में कबो छिपकली मिलला, कबो कीड़ा। गलत कर रहा हूं? मिर्जापुर में एक पत्रकार ने मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाई जा रही थी, उसका रिपोर्टिंग कर दी, एफआईआर हो गया था। आजकल यहां है, बाद में भले अगर वो पत्रकार मुख्यमंत्री बन जाए तो अपन कुल मुकदमा वापस ले ले। समझदार को इशारा काफी। तो इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, कहना केवल यह चाहता हूं कि आज सच बताओ, पत्रकारों को ऊपर बंदिश है, कलम और किताब पर बंदिश है। सच खबर अगर आप दिखा देंगे तो शाम तक नोटिस आ जाएगा। कहो भैया पत्रकारिता ना करे के कहा? गुलाम हुए कि नहीं हम? आप और हम नौकरी करते हैं, और पूछिए जितने लोग हम लोग नौकरी करते हैं, क्या जहां नौकरी करते हैं वहां बोल सकते हैं क्या? शाम को एक नोटिस आ जाएगी या किसी झूठे मामले में आप फंसा दिए जाएंगे। आपका ही साथी, कोई दलित होगा, कोई पिछड़ा होगा, आपका साथ नहीं देगा। बताओ गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? इसलिए एकजुट होने का वक्त आ गया है।
एकजुटता के 2-3 फॉर्मूले यही कहूंगा, ज्यादा भाषण देने का कोई मतलब नहीं। पहली गुजारिश मेरी आपसे है, पहली गुजारिश, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताइए। बताइए कि कोई गौतम बुद्ध हुआ तो उन्होंने क्या बोला था। जब उनसे पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, सच वो मानना जो तुम्हें सच लगे। इसलिए मुझे तथागत बुद्ध का सबसे प्रिय वाक्य कोई लगता है तो अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। किसी व्हाट्सएप पर मत जाना, खतरे में न धर्म है और न मंदिर मस्जिद, खतरे में बाबा साहब का संविधान है, क्योंकि यह संविधान बचेगा तभी धर्म बचेगा।